अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं स्किन केयर के हवाले से। मेरे ख्याल से आजकल मर्द, ख़वातीन, नौजवान और इवन बच्चों का भी ये पसंदीदा टॉपिक है। बच्चे भी चाहते हैं हम खूबसूरत लगें। तो खूबसूरत आप लगते हैं जी अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी है। तो स्किन अच्छी कैसे हो सकती है? अब जिन लोगों की अच्छी खासी स्किन होती है, इस मौसम में शदीद गर्मी में उनकी स्किन भी कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग शिकायत क्या करते हैं कि जी छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, ब्लैक पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। हमारा तो रंग गोरा था जी, पता नहीं रंग जो है वो डल होना शुरू हो गया है। ऐसे में अब स्किन केयर क्या करनी, कुछ होम रेमेडीज़ का रोल इसमें क्या होता है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ आजकल लोगों के सर पे जो जुनून की तरह चीज़ें सवार है। अच्छा, रंग गोरा तो हर कोई करना चाहता है ना, वो भी हमने एक सेगमेंट रखा है। बट एजिंग से लोग परेशान होना शुरू हो गए हैं। मतलब अर्ली एज में भी मैं लोगों को देख रही हूँ, जिसको हम टीन एज के बाद वाली एज जैसे ही स्टार्ट होती है 20s के बाद, लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं। बच्चियाँ बच्चे दोनों, उनको होता है कि जी अब हमारा तो जी लाइंस आनी शुरू हो गई हैं, फाइन लाइंस आनी शुरू हो गई हैं, अब हमें कोई ट्रीटमेंट कराना है। तो इस पे भी हम बात करेंगे। हमारी आज की मेहमान डॉक्टर मोमिना ने हमें ज्वाइन किया है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। स्किन केयर सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, शदीद गर्मी है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। और जिन लोगों का एक्सपोजर है बाहर का, बहुत सारे लोग जिन्होंने सारा दिन बाहर फिरना होता है, काम करना होता है, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्किन केयर क्या है ऑल स्किन टाइप के लिए? अच्छा, अब स्किन केयर में ये है कि समर्स और विंटर्स की डिफरेंट होती है। यू स्टार्ट, अब जैसे पाकिस्तान में ज़्यादातर लेट्स से 50 to 60% जो हम लोग हैं, वी हैव ऑयली स्किन टाइप। जिस तरह आप निकलेंगे बाहर तो आपकी नाक पे, सेंटर ऑफ द फेस पे अगर ऑयल आएगा तो वी हैव ऑयली स्किन टाइप। सो हम कहते ये हैं कि समर्स में मोटी मोटी जो 2-3 चीज़ें हैं जो आदमियों औरतों को सबको लगानी चाहिए है। वन इज़ अ सन ब्लॉक, ठीक है जी, एंड वन इज़ इफ़ यू हैव ड्राई स्किन तो वन इज़ अ मॉइस्चराइजर। तो गर्मी में बाहर निकलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ वुड बी अ सन ब्लॉक। ओके। गर्मी हो, सर्दी हो, आप अंदर हो बाहर हो, बिकॉज हमारी स्किन जो स्किन टाइप 4 या 5 में हम आते हैं, वी टेंड टुवर्ड्स, जो आप गोरे की बात कर रहे हो ना, तो हम वी अगर आप बाहर जाए ना तो वी दे कॉल अस ब्राउन, ठीक है ना, तो वी इन द ब्राउन कम्प्लेक्शन रेंज। हमारी स्किन टाइप 4 या 5 रेंज में आते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा पिगमेंटेशन प्रोन है। जैसे आप बता रहे थे इंट्रोडक्शन में कि गर्मी से पिगमेंटेशन चाहिए, हम पिगमेंटेशन प्रोन है, हमें धूप लगेगी ना, जो कम्प्लेक्शन फेयर वाले लोग हैं वो जल जाएंगे, उनको सनबर्न होते हैं। आप जाएं, हम धूप में फिरते रहे, हम सनबर्न नहीं होते, हम टैन हो जाते हैं। एक इमीडिएट टैनिंग होती है कि आप आए और आप देखें बिल्कुल ऐसे कम्प्लेक्शन आपका झुलसा हुआ लग रहा होता है। और एक है डिलेड टैनिंग कि आहिस्ता आहिस्ता कॉन्स्टेंट एक्सपोजर से आपका और कम्प्लेक्शन डार्कर 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 होता जाता है। तो सन ब्लॉक, जिन लोगों की ऑयली स्किन है वो जेल बेस्ड सन ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे, जिसको SC जेल कहते हैं। आप कहीं भी फार्मेसी पे जाएंगे, आराम से अवेलेबल है सीबम कंट्रोल जेल बेस्ड सन ब्लॉक। और फिर सन ब्लॉक के साथ उसकी री एप्लीकेशन, अगर आप बाहर हैं तो 2 घंटे में उसका असर खत्म हो जाता है। अच्छा। तो आपने अपने बैग में या पर्स में रखना है, आपने रीअप्लाई करना है। फॉर मेन आपने देखा होगा कि लोग कैप पहनते हैं, कैप इज़ वंडरफुल, आपने फिजिकल प्रोटेक्शन देनी है। बच्चियाँ स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हैं तो सन ब्लॉक तो लिया, लेक लगाया, लेकिन टेक एन अम्ब्रेला विद यू एज वेल, फिजिकल प्रोटेक्शन, क्योंकि इस वक्त शदीद हीट वेव है। तो आपने बाहर निकलना ही है, काम नहीं रुकते ना, तो दुनिया के काम रुकते हैं ना, आपका जाना आना रुकता है, हमारा आना जाना दफ्तर नहीं रुकता। जिनका ज़्यादा एक्सपोजर है, सन ब्लॉक एप्लीकेशन, री एप्लीकेशन एंड हाइड्रेट योर स्किन, दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ स्किन केयर। आप अगर पानी ज़्यादा नहीं पिएंगे तो आपकी स्किन डल, डिहाइड्रेटेड लगेगी। पानी ज़्यादा पिएं और इलेक्ट्रोलाइट्स पिएं, यानी सादा निमकोल का पैकेट अगर आप ले लेंगे, 1 चम्मच अपनी पानी की बोतल में डाल लेंगे और थ्रू आउट द डे अगर आप पीते रहेंगे तो आपकी स्किन हाइड्रेटेड लगेगी, फ्रेश लगेगी, प्लम्प लगेगी। और उसके बाद जो एक बेसिक चीज़ है कि जी इतनी सन डैमेज हो रही है तो एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी ओरल भी 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम हर जगह मुख्तलिफ कंपनीज का अवेलेबल है। लोकल ले लें, इंपोर्टेड ले लें, किस एज से ले सकते हैं डॉक्टर? किसी भी एज से ले सकते हैं। विटामिन सी का कोई मसला नहीं, आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज करता है, तो यू कैन टेक इट। विटामिन सी हम बच्चों को भी दे सकते हैं, ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं देना, लेकिन आप 18 और अबव यू कैन टेक विटामिन सी एवरी डे। इट इज़ एन ओरल एंटीऑक्सीडेंट, आप लेंगे। और उसके अलावा लगाने में विटामिन सी, अगर आप पिगमेंटेशन प्रोन है तो सीरम बेस्ड चीज़ें लगाएं। गर्मियों में थिक हैवी क्रीम से स्विच करके सीरम्स पे आ जाएं।
Okay. सो लाइट वेट चीज़ चेहरे पे लगाएं। आप सीरम लगाएंगे विटामिन सी का इंस्टेड ऑफ विटामिन सी क्रीम, आप उसके ऊपर से सनब्लॉक लगाएंगे। सो अगर आपने चेहरा धोया, आपने स्किन पे विटामिन सी लगाया और सनब्लॉक लगाया, तो आपकी मॉर्निंग स्किन केयर इज डन। आपको को 10-15 चीज़ें लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विटामिन सी सीरम एंड सनब्लॉक एंड दैट्स इनफ, एंड यू रीअप्लाई योर सनब्लॉक। अब जिस तरह से अब मैं दफ्तर में बैठी हुई, आप बैठी हुई, इफ यू हैव टू रीअप्लाई, तो पाउडर्ड फॉर्म में भी सनब्लॉक आ गया है। लाइक जिस तरह हम कॉम्पैक्ट पाउडर या बेस लगाते हैं, व्हेन यू हैव टू रीटच ऑन टॉप ऑफ मेकअप, तो पाउडर में भी सनब्लॉक आ गया है। ग्रेट। स्प्रे ऑन सनब्लॉक्स आ गए हैं। सबके बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, समर कैंप्स में जा रहे हैं, तो स्प्रे ऑन सनब्लॉक आ गया है, एंड देयर अवेलेबल बहुत अच्छे। ज़रूरी नहीं, हर दफ़ा मैं स्ट्रेस करती हूँ कि आप जी इंपोर्टेड चीज़ों की तरफ जाएं, लोकल प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, उसे कहेंगे जी मुझे स्प्रे वाला सनब्लॉक दे दें, बस SPF, उसके अंदर लिखा होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, SPF 30 और अबव होना चाहिए। ठीक हो गया, जो ज़रूरी चीज़ है कि 30 या उससे ऊपर, 30, 40, 60, ज़रूरी नहीं कि आप SPF 100 पे ही जाएं, बट SPF 30 और अबव, एंड री एप्लीकेशन इज की ऑल ओवर द बॉडी। डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ा इशू है, आप स्किन की केयर तो कर लेते हैं, अब जैसे मैं ड्राइव करती हूँ, बहुत सारे लोग मेरी तरह, अब आपकी स्किन पे अगर आप केयर कर रहे हैं तो हाथ आपके अच्छे खासे काले हो जाते हैं, अब इसके लिए क्या करना है आपने? अच्छा, इसके लिए आपने हाथों पे भी सनब्लॉक लगाना है। अच्छा। आई ऑलवेज टेल पीपल कि डोंट गो फॉर एक्सपेंसिव सनब्लॉक्स। आप रेगुलर जाके फिजिकल, जिसमें ना आपने देखना है उस पर जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, जो व्हाइट कास्ट देता है, सफेद रंग का नजर आता है, जो हम चेहरे पे लगाते हुए तंग होते हैं, तो आपने वो वाला लेके हाथों पे लगाना है। कोई भी सनब्लॉक लें, SPF 50, SPF 60, जिंक ऑक्साइड उस पर लिखा होना चाहिए, तो वो आप लगाएंगे, अच्छी थिक लेयर, ऊपर से ग्लव्स पहनेंगे, फिजिकल प्रोटेक्शन। सर आपको कह रही हूँ ना कि सनब्लॉक लगा के छतरी भी पकड़ेंगे और कैप भी पहनेंगे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। इवन आपका 5-10 मिनट का एक्सपोजर आपकी स्किन को बिल्कुल झुलसा देगा, और आहिस्ता आहिस्ता, एक दिन में तो नहीं होएगा, लेकिन आपको आहिस्ता 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 सो टैनिंग नजर आती है। अच्छा, उसके लिए अब हमारे पास आ गई है, जब आप चेहरे को स्किन केयर कर रहे हैं, वही चीज़ जो आपने चेहरे पे लगाई, आखिरी आप हाथों के ऊपर फेर लें, हाथों को मॉइस्चराइज रखें। होता ये है कि आपके चेहरे पे झुर्रियां और लकीरें नहीं नजर आ रही होती, लेकिन आपके हाथ मैच नहीं कर रहे होते। Exactly. तो इसलिए हाथों पे आपने मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है। सबसे अच्छा बेहतरीन मॉइस्चराइजर वैसलीन, जो पेट्रोलियम जेली होती है, वो सबसे बेहतरीन है। आप रात को लगा के सोएं, आप सुबह उठेंगे आपके हाथ सॉफ्टर भी होंगे। और कोई भी आजकल अब बॉडी मिल्क्स भी आ गए हैं, आप जाएंगे मेडिकल स्टोर, उसको कहें मुझे कोई एक अच्छा बॉडी मिल्क दे दें, उसके अंदर विटामिन सी, अल्फा आर्ब्यूटिन, कोजिक एसिड, इस तरह की चीज़ें हैं, जो कि स्टीरॉयड, मर्करी फ्री वाली चीज़ें, जो आपकी वो रंग गोरा करने वाली और वाइटनिंग क्रीम्स है ना जी, अगर आप वो लगाएंगे हाथों पे, क्योंकि लोग लगा के आते हैं, बच्चियाँ हैं, शादियाँ हो रही हैं, कहेंगी जी हमें हाथों, स्कूल कॉलेज जा रही हैं, टैन लाइन्स बने हुए, जूतों की लकीरें बनी हुई है पैरों पे, फटाफट लगा लेंगी रंग गोरा करने वाली क्रीमें, मिक्स क्रीम्स, उससे फ़ौरन फ़र्क तो पड़ जाता है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म नुकसान ये है कि आपकी जल्द पतली हो जाती है। फिर जब आप दोबारा धूप में जाएंगे तो जल्द आपकी और जल्दी टैन होगी, आपका रंग और जल्दी ख़राब होगा। जल्द आपकी अपनी ओरिजिनल स्टेट में होगी तो वो नई स्किन भी बनाएगी, वो प्रोटेक्टेड भी रहेगी। अगर आप उसको बहुत पतला कर देंगे, अगर आप स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम्स लगा के, और सबको पता है, सब लगाते हैं, वी ऑल बिन गिल्टी ऑफ दैट, कि हमने अचानक से कोई करना है, कोई शादी आ रही है, कोई इवेंट आ रहा है, तो अचानक से क्रीम लगा लीजिए, बस 15 दिन लगा ली, 20 दिन लगा ली, लेकिन लंबे अरसे तक स्किन लाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल आपकी स्किन को पतला कर देता है, उधर बाल आने शुरू हो जाते हैं, रेडनेस शुरू, लोग चूल्हे की हीट नहीं बर्दाश्त कर सकते, फिर धूप नहीं बर्दाश्त कर सकते, चेहरे पे भी और हाथों पे भी। मैंने आजकल बच्चों को बहुत कॉमनली देखी। डॉक्टर साहब, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक चीज़ मुझे बता दें, बच्चियाँ जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि हर कोई लगाता है, तो ये आगे जिन बच्चियों की शादी होनी है, जिन्होंने कंसीव करना है, आजकल तो बच्चियाँ दवाइयाँ खा रही हैं, इंजेक्शन लगवा रही हैं, ये प्रॉब्लम करती हैं चीज़ें? अच्छा, जो क्रीम्स है ना जी, उनमें स्टेरॉइड है, मर्करी है, वो आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट करते हैं। इंजेक्शंस के साथ भी, वाइटनिंग इंजेक्शंस या जो ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस हैं, वो आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट नहीं करते, लेकिन उसका मसला ये है कि अब जिस तरह आप एक अच्छा इंजेक्शन कहीं पे भी 18 से 20 हज़ार रुपये का लगेगा, कहीं आप सैलून पे गए, उन्होंने कहा जी हम 2,500 का लगाएंगे, और ये हो रहा है, और 2,500 रुपये का तो वो बाकी सामान ही नहीं आता कि जैसे आपने ड्रिप लेनी है, आपने टीका लेना है, आपने सिरिंज लेनी है, तो वो 700-800 रुपये का तो वही सामान आ जाता है। तो अगर आपको 2,500 में वो लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मुनाफा वो रख रहे होंगे ना, तो आपको नहीं पता आप लगा क्या रहे हैं। तो आपने जब भी लगाना है, आपने, ये आपका हक है, आप कंज्यूमर हैं, आपका हक है कि वो आपको दिखाएं कि क्या लगा रहे हैं। आप एटलीस्ट चेक तो करें कि वो आपको क्या लगा रहे हैं। 2-2.5 हज़ार रुपये में, 3,000 रुपये में, इवन 5,000 रुपये में कोई ग्लूटाथायोन का टीका नहीं लग सकता। जो अच्छा इंपोर्टेड ग्लूटाथायोन है, जो यूरोपियन हो या कोरियन हो, वो 18 से 20 हज़ार रुपये से कम में नहीं लग सकता। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, बिकॉज हर जगह मुझे
इंस्टाग्राम पे एड्स आ रहे होते हैं कि जी 5 इंजेक्शन की डील लगी हुई है, पैकेज लगी हुई है, उसके साथ लोगों को रिएक्शंस भी आते हैं, किडनी डैमेज, लिवर डैमेज, और बहुत ज़्यादा नहीं लगवाने। अगर आपको कोई पुश कर रहा है कि जी हफ्ते में 2 दफ़ा लगवाएं, ये जी आप 18 से 20 टीके लगाएंगे तो ये देखें जी आपका 3 शेड कम्प्लेक्शन लाइटर हो जाएगा। ग्लूटाथायोन काम करता है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। मुझे पसंद है कि गोली खाने में या शॉट, आजकल उसके ड्रिंकेबल शॉट्स आ गए हैं, उसमें पी लें, लेकिन आईवी ग्लूटाथायोन आप जब तक लगवा रहे हैं तब तक आपका कम्प्लेक्शन बेहतर है। ये रंग गोरा करवाने वाले जो ड्रिप्स लगवा रहे हैं उनके लिए, जो वाइटनिंग ड्रिप्स और इंजेक्शंस लग रहे हैं, आप जब तक लगवा रहे हैं तब तक आपका रंग बेहतर है। जिस दिन आपने छोड़ा, जिस तरह आप आयरन की गोली खाने को छोड़ते हैं तो महीने बाद आपका हीमोग्लोबिन फिर से कम होना शुरू हो जाता है। विटामिन डी का कैप्सूल खाना छोड़ते हैं तो विटामिन डी लेवल आपका फिर से गिरना शुरू हो जाता है। उसी तरह जब तक आप ये ड्रिपें लगवा रहे हैं, जब तक आप ये गोलियां खा रहे हैं, तब तक तो रंग आपका बेहतर हो रहा है। लेकिन जिस दिन आपने इसको छोड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, एंड बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और बहुत ज़्यादा पैसे हैं, और फिर लॉन्ग टर्म में अगर आपको गलत क्वालिटी का ग्लूटाथायोन लग रहा है, अगर आपको बहुत ज़्यादा लगवा रहे हैं तो आपके गुर्दों पे, आपके जिगर पे लोड पड़ेगा। तो इसलिए अनचेक्ड ये चीज़ें नहीं लगवानी, ना ये करना है। डॉक्टर की सुपरविजन मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा नहीं लगवाती। मैं जो लगवा रही हूँ वो एज एन एंटीऑक्सीडेंट, जैसा कभी आप महीने में आए, आपने कहा अच्छा चलें जी एक मुझे साथ ड्रिप भी लगवा दें एज एंटीऑक्सीडेंट, कभी कभार 6 महीने साल में 1-2 दफ़ा मैं खुद भी लगवा लेती हूँ। लेकिन ये जो होता है ना जी 12 का पैकेज, 14 ड्रिपों का पैकेज, 16 ड्रिपों का पैकेज, और आप ये लगवाएं, जो आप सेलिब्रिटीज़ को देख रहे हैं ना जी, पाकिस्तानी भी, अक्रॉस द बॉर्डर भी, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगवाए हैं और वो कंटिन्यूसली मेनटेन कर रहे हैं, उसी पे ही रहते हैं। हाँ जी, वो उसी पे, उसकी गोलियाँ भी खा रहे हैं, वो ड्रिप भी लगवा रहे हैं, और वो एक आम आदमी के लिए आई डोंट थिंक कि मैनेजेबल और अफोर्डेबल है। और आप गलत प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना। अब होगा ये कि आपने लगाया, शादी से पहले लगाया, किया, और उसके बाद फिर 6 महीने बाद या 3 महीने बाद आपका रंगत वापस आनी शुरू। सो इस वजह से मैं यंग बच्चों को तो स्ट्रांगली डिस्करेज करती हूँ। डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर साहब, आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते होंगे आजकल ना, वो 1-2 दफ़ा फैमिली में रिश्ते हुए तो वैसे हमारे शो में भी आती हैं। आप सब लोग जानते हैं, मेरे से तो अक्सर लोग वो मैच मेकर हैं आपा, उनका नंबर भी मांगते रहते हैं। जो पहली डिमांड है ना लड़की के रिश्ते की, डॉक्टर साहबा रंग गोरा है, तो फिर मैंने आज बच्चियों को खुद अपनी फैमिली में देखा है, माएँ खुद बच्चियों को लेके जा रही हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कि बच्ची का हल्का सा रंग सांवला है, बहुत खूबसूरत लगता है वो, अगर आप उसको अच्छे तरीके से मेंटेन कर लें, तो माएँ खुद लेके जा रही हैं। क्या करें, क्योंकि आपके पास डिमांड है रंग गोरा होना चाहिए बच्ची का। ये जाती है ना, ये तो अब हमारी एज अ सोसाइटी जाती है, बिकॉज कम्प्लेक्शन आपका अपना हो, अगर आपका अपना कम्प्लेक्शन शाइनी है, स्किन नीट है, क्लीन है, तो मुझे लगता है कि गंदुमी कम्प्लेक्शन से ज़्यादा खूबसूरत कोई कम्प्लेक्शन है नहीं। तो इस वजह से आपको, मेरे अपने बच्चों के दोनों के कम्प्लेक्शंस डार्क हैं, तो दे डू फेस बुलिंग एट स्कूल एज वेल। जरा उनको अक्सर लोग कहते हैं तुम्हारी मामा तो तुम्हारी मामा लगती नहीं है, तो वही चीज़। और अपने बच्चों को मैंने यही सिखाया है कि आपका जो अपना कम्प्लेक्शन है दैट इज़ द बेस्ट, यू आर परफेक्ट एज यू आर। हम अगर अपने घर पे ही ये फेस करेंगे, ये बातें अगर हमारे घर पे होंगी तो बहुत जाती है। तो वी डू टेल, जो है ना, एटलीस्ट मैं अपने बच्चों को तो यही कहती हूँ कि आप अपने कम्प्लेक्शन में बेस्ट हैं। येस, अब जिस तरह मेरा बेटा फेस वॉश भी, उसको एक्नी है, फेस वॉश भी इस्तेमाल करता है, सनब्लॉक भी लगाता है, मॉइस्चराइजर भी लगाता है, एक्नी वाला सिरम भी लगाता है। 15 साल का मेरा बच्चा अवेयर है, और वो अपने कम्प्लेक्शन में जब उसका कम्प्लेक्शन चमकता हुआ लगता है तो बहुत प्यारा लगता है। एटलीस्ट मेरा बच्चा है तो मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। बट मैं पेरेंट्स को भी यही कहती हूँ कि आप अपनी बच्चियों को इनकरेज करें, उनको कॉन्फिडेंस दें, घर से ये ना कहें। आप अगर घर से उनको इस तरह बताएंगे और कहेंगे कि भाई इसका तो रंग सांवला है, इसका तो रंग पक्का है, पाकिस्तान में बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बड़ा पक्का रंग है, तो ये अगर आप बच्चियों को, वैसे अब आई थिंक वो ज़माना रहा नहीं है। बच्चे हमारे ना, अब ये जो जनरेशन है, दे आर नॉट बॉदर्ड बाय दिस। जो आगे से बच्चे आएंगे वो ये बातें नहीं सुनेंगे। शायद हमने सुन ली, हमारे बाद वालों ने थोड़ी बहुत सुन ली, अब बच्चे आपकी बात सुनने वाले नहीं है। बच्चे हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं, हर चीज़ का आपसे जवाब मांगते हैं, एंड वो इन चीज़ों से अब इतने ज़्यादा बॉदर्ड नहीं है। येस, हमारे रिश्ते वाले लोग अभी तक उधर ही फिक्सेटेड हैं और है, बट ये एज अ सोसाइटी हमें चेंज करना है। मैं इसीलिए जब अम्मियों के साथ आती हैं, मेरे पास सिर्फ अम्मियों के साथ नहीं आती, मेरे पास एंगेज बच्चियाँ मदर इन लॉज के साथ भी आती हैं। अच्छा। कई दफ़ा आती है कि ये देखिए इसका ना चेहरा बड़ा कमज़ोर सा है, इसको फिलर कर दे, इसको ये करें। अब 22-23 साल की बच्ची को आप क्यों फिलर कर दें? बिल्कुल। तो अंदाज़ा आपको हो जाता है कि अम्मी नहीं है इसकी। जब आपके पास लोग आते हैं तो आजकल वो आप जो जिस तरह एंटी एजिंग की बात कर रहे थे कि मुस्तकिल लोगों की डिमांड अब अनरियलिस्टिक हो गई है। अब हमारे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फिल्टर्स ने
एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कर दी है। हर कोई अपनी तस्वीर को मैच करना चाहता है। जो उसने इंस्टाग्राम पे फिल्टर लगा के लगाई हुई है, तो हम सब वी आर ऑल गिल्टी ऑफ दिस, कि हम सब ने ये देखा है कि हमने जो इंस्टाग्राम वाली फिल्टर वाली तस्वीर लगाई ना, हमें अपनी नाक भी वैसी चाहिए, हमें अपनी चीकबोन्स भी वैसे ही चाहिए, हमें सब कुछ वैसा ही चाहिए। तो सोशल मीडिया का एक्सपोजर है ना, और कांस्टेंट एंड अ लॉट ऑफ ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब हर कोई कहता है, बच्चे मेरे पास आते हैं, यंग बच्चे, जो मैं जहाँ पे 30-35 साल में कभी हम बोटॉक्स की बात किया करते थे, तो अब वही बात 25-26 में, ये देखें एक लाइन आ रही है, देखिए दिस इज नॉर्मल। आप इंसान हैं, आपने मूव करना है, आपने स्माइल करना है, आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन आना चाहिए है। अगर आपका चेहरा बिल्कुल पत्थर की तरह का फ्रोजन है, तो दैट्स नॉट एन अट्रैक्टिव फेस। बिल्कुल। आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन आना चाहिए है, आपके चेहरे पे लाइंस नजर आनी चाहिए। इट्स अ लाइफ वेल लिव्ड। आई थिंक अगर वही बात है, अगर आपकी थोड़ी सी स्माइल लाइंस नहीं नजर आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल आप मुस्कुराते ही नहीं है। बिल्कुल। और स्किन केयर डेफिनेटली करनी है, स्किन का ख्याल रखना है, मगर ये जो कॉन्स्टेंट ट्रेंड्स है ना, चेजिंग ट्रेंड्स, जैसे आप पहले सोचो जी अब मेरी जी शादी है तो एक मुझे शार्प जॉ लाइन बनी हुई चाहिए है, क्योंकि ये वाला एंगल चाहिए, ऐसे था। तो ये सोशल मीडिया का जो हमारा ओवर एक्सपोजर है बच्चों के साथ, और बच्चे छोटे हैं ना, जिस तरह अब सेफोरा ने सेफोरा किड्स लॉन्च कर दिया। अब 11, 12, 13 साल की बच्चियां जो है, दे वांट टू गो टू सेफोरा किड्स, और वो महंगे महंगे सिर्फ, किसी बच्चे को कुछ नहीं चाहिए सिवाय एक मॉइस्चराइजर और सनब्लॉक। बिल्कुल आपने ठीक कहा। प्रेफरेबली एक मॉइस्चराइजर जिसके अंदर ही सनब्लॉक हो, तो बस एक ही चीज है जो दिन में 2 दफा लगाए। अब वो बच्चियां जो रंग गोरा करने की ख्वाहिशमंद है कि जी शादी से पहले रंग गोरा होना चाहिए, कुछ स्किन केयर और अच्छा तरीका बता दें कि रंग गोरा हो जाए उनका। अच्छा जी, विटामिन सी, नायासिनामाइड, ये अच्छे सिरम्स हर जगह अवेलेबल हैं। सो विटामिन सी सिरम सुबह, रात को नायासिनामाइड का सिरम, और एक बहुत अच्छा आजकल एजिलिक एसिड है, पाकिस्तान में उसके नाम से क्रीम भी आती है, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरी हमेशा रिकमेंडेशन होती है कि आप सीरम से स्टार्ट करें। लोकल ब्रांड्स में भी हैं, इंपोर्टेड भी हैं, कोरियन भी बहुत अच्छे हैं। सो विटामिन सी सुबह में, रात में 1 रात नायासिनामाइड, 1 रात एजिलिक एसिड, फॉलोड बाय अ मॉइस्चराइजर। अगर आप कंसिस्टेंसी से ये सब कुछ करते हैं, खाने में विटामिन सी लेते हैं, कच्ची सब्जियां, फल, सर्दियों में तो हमारे पास ABC जूस भी आ जाता है, सेब, गाजर, चुकंदर का जूस। खाने पीने का ख्याल रखें, अपने आयरन पूरा रखें। बच्चों के कंप्लेक्शन में डलनेस और पेलनेस इसलिए भी आई हुई है, सबका हीमोग्लोबिन कम है, सबका आयरन लो है, खाते जंक खाते हैं, प्रॉपर खाना नहीं खाते। अगर आप रेगुलर बैलेंस्ड डाइट खा रहे हैं, कच्ची सब्जियां और फल आपकी खुराक में शामिल हैं, तो आपकी स्किन पे शाइन भी आएगी, आपकी स्किन पे ग्लो भी आएगी। अगर आपका आयरन लो है, हीमोग्लोबिन लो है, विटामिन डी लो है, तो आपकी स्किन भी डल होगी, बाल भी डल होंगे, ना कंप्लेक्शन में ग्लो और शाइन होगी, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। सो इसी चीज़ों के साथ ओरल आयरन, खाने वाली आयरन जी, कोई भी मल्टीविटामिन, ओरल विटामिन डी और ओरल विटामिन सी। आयरन और विटामिन सी आप इकट्ठे लें तो आयरन का रिजल्ट भी अच्छा आता है, विटामिन सी का भी अच्छा आता है, और विटामिन डी, ये 2-3 चीज़ें खाने में और ये चीज़ें लगाने में करें, कपल्ड विद अ गुड सन ब्लॉक। पाकिस्तान में गर्मियों में जेल बेस्ड सन ब्लॉक, और जो चाहती है, जिस तरह जो ऑफिस जाते हैं, जो मेकअप करते हैं, दे नीड तो टिंटेड सन ब्लॉक। अब हर ब्रांड ने, इस साल तो मैंने देखा है कि जो ब्रांड अवेलेबल है, चाहे वो लोकल हो चाहे इंपोर्टेड हो, सब ने अपना टिंटेड सन ब्लॉक निकाल दिया है। क्यों? एवरीवन इज मूविंग टुवर्ड्स नेचुरल लुकिंग। सो आजकल जो ट्रेंड है ना जी, वो स्किन लाइक मेकअप का ट्रेंड है। तो व्हेन यू पुट ऑन अ टिंटेड सनब्लॉक, जो चेहरे पे लगाते हैं, उसके ऊपर आप थोड़ा सा मेकअप हल्का सा कर ले और साथ चीक टेंट लगाए, लिपस्टिक लगाएं, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जो लेटेस्ट सेलिब्रिटीज़ का, बाहर की सेलिब्रिटीज़ का ट्रेंड है, वो है जी कि स्किन शुड लुक नाइस, एंड अंदर से ग्लोइंग स्किन का ट्रेंड है। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किन। ऊपर से मेकअप ज़्यादा लगाना जो है, अगर अंदर से आपकी स्किन अच्छी नहीं है, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है, आप दाने, मेकअप में भी अच्छी नहीं है, मेकअप भी मजे का नहीं लगता, तो बैठता ही नहीं है। एक और बड़ा इशू है आजकल की यंग बच्चियों में, स्किन पे बाल बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं, क्यों? और फिर उसके लिए ट्रीटमेंट क्या कराना चाहिए? बच्चियाँ वैक्सिंग करा रही होती हैं, लेज़र करा रही होती हैं, लेकिन वो बाल ज़्यादा होते चले जाते हैं। पहले तो बता दें रीज़न क्या है, फिर और इसके लिए करना क्या है? जो सबसे कॉमन चीज़ है, आज से 2009 में जब मैं हाउस शॉप कर रही थी, तो उस वक्त पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या PCOS जो है, अब इन्होंने उसका नाम भी बदल के बड़ा फैंसी कर दिया। तो PCOS जो है, इट इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस, जो हमारे पास बच्चों में, हमारा लाइफस्टाइल ख़राब हो गया है, हमारी डाइट ख़राब हो गई है। सो उसकी वजह से ओवरीज़ के अंदर सिस्ट बनते हैं, जिससे बच्चियों के सर के बाल कम हो रहे हैं, मुंह पे एक्ने निकल रही है और चेहरे पे बाल आना शुरू हो गए हैं। सो जब चेहरे पे बाल आते हैं, एंड देन द टिंकल रेजर्स हैव बिकम वेरी फेमस, कि वो जब चेहरे को शेव करना, चेहरे को शेव करना आज से 5 साल पहले वाज नॉट अ थिंग। अब हर कोई, एवरीवन, छोटी बच्ची 15 साल, 16 साल, 17 साल की बच्ची भी, कि जी ये बाल मुझे अच्छे नहीं लग रहे, रुएं की तरह के बाल होते हैं, उसको शेव करना शुरू करते हैं। तो आम तौर पे 60% लोगों में जिसमें कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, वो शेविंग नहीं प्रॉब्लम करती। लेकिन जिन लोगों का हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, जिनके पीरियड साइकिल्स डिलेड आ रहे हैं, सो पता कैसे चलता है? अगर आपके पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं है, अगर आपके चेहरे पे बाल आ रहे हैं, सर के बाल कम
हो रहे हैं, सिस्टिक मोटी एक्नी दाने निकल रहे हैं आपके चेहरे पे, तो आपने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके अपने हार्मोन्स टेस्ट करवाने हैं। सो कॉमनेस्ट कॉज इसके आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ रहे हैं। मैं रोज़ाना के हिसाब से आप समझो 10 से 12 बच्चियाँ देखती हूँ जिनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस चल रहे हैं। ये नहीं था 2009-10 में। अगर मेरे गंगाराम की ओपीडी में 300 में से 1 या 2 लोग निकल आते थे, तो अब मैं इतनी छोटी सी 40-50 लोगों की ओपीडी रोज देखती हूँ, उसमें 10 से 12 लोगों का ये प्रॉब्लम है। ओहो। मतलब मेरे पास इस वक्त दफ्तर में एक मशीन नहीं 3 लेज़र की मशीनें हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंट्स के फुटफॉल है। तो अब उसमें ये है कि वैक्सिंग थ्रेडिंग जो है लॉन्ग टर्म में आपको दाने भी करता है। आपको दिखाना डर्मेटोलॉजिस्ट को है और फिर डर्मेटोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा कि आया आपका बाल लेज़र वाला बाल है भी नहीं। क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बिल्कुल रुएं की तरह के बाल होते हैं। कितनी बच्चियाँ मेरे पास आती हैं कि जी गए हमारे बाल पतले थे, हमने लेजर कराया, बाल मोटे हो गए। उसको कहते हैं पैराडॉक्सिकल हाइपरट्राइकोसिस स्टिमुलेशन कहते हैं। आपका बाल पतला था, हाँ। आपने ऐसे ही उसको छेड़ के लेजर करा ली। इसे आप पतले बाल पे अगर आपने वैक्सिंग करा ली, थ्रेडिंग करा ली, बाल मोटा होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह अगर पतले बाल पे अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं भी है, अगर आप लेजर से छेड़ेंगे तो वो रुएं जैसा बाल मोटे बाल में कन्वर्ट हो जाएगा और बस फिर आप स्टक के साल हर साल आप लेजर ही कराते रहेंगे। तो इसलिए बहुत बहुत ध्यान रखें। मैं हमेशा कहती हूँ, अब जिस तरह इस वक्त एस्थेटिक्स ये क्योंकि डिमांड ऑफ द टाइम है ना, तो बहुत सारे क्लिनिक्स खुल गए, मशरूम ग्रोथ हो गई ऑफ क्लिनिक्स। अब हर बंदा डॉक्टर नहीं भी है, चाहे वो डॉक्टर का असिस्टेंट है, चाहे वो जो है फार्मासिस्ट है, जो उन्होंने सबने अपने क्लिनिक खोले। ऐसे ही बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। आपने सस्ते पैकेज पे, जिस तरह मुझे किसी ने कहा लेट्स से कि अगर मेरे क्लिनिक पे फेस लेजर 7 या 8 हज़ार रुपये का होता है, तो मुझे किसी ने कहा कि 12,000 रुपये में 6 लेजर सेशंस हमने कराए। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि फ़र्क पड़ा? उन्होंने कहा नहीं जी फ़र्क तो नहीं पड़ा। तो अब वो 6 महीने जाते भी रहे, 12,000 रुपये उन्होंने दिए भी। तो अगर कोई इतना सस्ता ऑफर कर रहा है, 2-4 बेसिक, मैं हमेशा हर को कहती हूँ एक जगह नहीं, 2, 3, 4, 5 जगहों से आप प्राइसेस और चार्जेस चेक करें। तो सोशल मीडिया का दौर है, डॉक्टर साहब प्राइसेस है, आप हर एक चेक कर सकते हैं। तो आपने मशीन चेक करनी है अगले बंदे के पास कौन सी है। आप एज अ कंज्यूमर ही आपका राइट है कि आपको पता हो कि अगले बंदे के पास मशीन कौन सी है। पेशेंट आप अपनी रिसर्च खुद करें। फेस के ऊपर जो ND-YAG लेजर पाकिस्तानियों में बहुत अच्छा काम करता है, डायोड लेजर अगर मोटा बाल हो तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन आपने अपनी रिसर्च करनी है। अगर आपको लग रहा है ना कि समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू, मतलब अब तो 4,000 रुपए तो आपको वैक्सिंग के लेते हैं, तो अगर आपको 10,000 रुपए में बॉडी लेजर ऑफर हो रहा है तो इट इज समथिंग। और वही सैलॉन्स ऑफर करें, सैलॉन्स हर किस्म का ट्रीटमेंट ऑफर करें, वो लेजर्स ऑफर करें। तो अनलेस एंड अनटिल कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं बैठा हुआ, आप फिर रिग्रेट करेंगे। बिल्कुल। आई ऑलवेज टेल पीपल कि जस्ट सी, अपने क्लोजेस्ट सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट ढूंढें, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन चेक करें, उसकी मशीनें चेक करें। आपने इस पे अपनी रिसर्च करनी है, ये आपका काम है कि आप अपनी रिसर्च करें, क्या आपका डॉक्टर सर्टिफाइड है। जस्ट डोंट गो ऑन कि अगर आपको ये नहीं कि आपको इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है वो तो बेहतरीन है, नहीं। आपने अपनी रिसर्च खुद करनी है, आपने मशीनों पे रिसर्च करनी है, अपने डॉक्टर की क्वालिफिकेशन पे करनी है और डॉक्टर की सुपरविजन में। ये नहीं हो सकता कि डॉक्टर सारा दिन क्लिनिक पे अवेलेबल ना हो। और अगर जिन दिनों में, जिस तरह आज मैं आपके पास इधर आई हूँ, इस वक्त 2 डॉक्टर मेरे पास क्लिनिक पे बैठे हुए हैं पेशेंट्स को देखने के लिए, कि एट ऑल गिवन टाइम्स टेक्नीशियंस को नहीं पता, लेज़र टेक्नीशियन को लेज़र करना आता है लेकिन उसको लेज़र की सेटिंग नहीं पता, उसको आपके स्किन की कंडीशन नहीं पता। मेरे पास जो बच्चियां काम कर रही हैं 7-8, 8-8 साल से काम कर रही हैं, लेज़र टेक्नीशियन मेरी इज पेड मोर देन द डॉक्टर एक्चुअली। अच्छा, वाई? बिकॉज वही बात कि वो इतना जिम्मेदारी का काम कर रही है। और 8 साल से जब एक बंदा एक ही काम कर रहा है और दिन में सारा दिन 6 घंटे एक ही काम कर रहे हैं, तो देर एक्सपर्ट्स एट दैट। तो इसलिए रोजाना के हिसाब से आप ना तो लोग बदल सकते हैं, ना मशीन पे हाथ बदल सकते हैं, एंड मेक श्योर कि कोई ना कोई डॉक्टर वहाँ पे बैठा हो। और जब भी आप लेजर करवाने के लिए जाएं तो आप अपना चेहरा एक दफ़ा दिखाएं ज़रूर। ठीक। अब वो होगा ये कि अगर एक जगह मोटे बाल थे, ऐसे भी होता है, एक जगह मोटे बाल थे, यहाँ से हमने लेजर शुरू किया, अच्छा ये जगह साफ होगी तो फिर इंसान टेम्प्ट होता है कि अच्छा चलो मैं साइड वाली भी करा लेता हूं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने उधर छेड़ा, वहाँ बाल आने शुरू किए। अक्सर कंप्लेंट ये भी होती है कि जी हमने थोड़ा सा बाल था, जो मोटा बाल था वो तो चला गया, नई जगह पे बाल आने शुरू हो गए। तो इसलिए हर बाल लेजर वाला बाल नहीं होता है, ये आपके डॉक्टर ने डिसाइड करना है। मोटे अल्फाज में जो लेजर वाला बाल है जी, काले रंग का बाल और मोटा बाल, थिक हेयर, ब्लैक हेयर, डार्क हेयर इज लेजर वर्दी हेयर। जब वो होगा मशीन उसको पकड़िए। रुएं जैसा बाल जिसको हम पीच फस कहते हैं, गोल्डन लाइट ब्राउन बाल, चाहे जितना ज्यादा हो, वो लेजर वाला बाल नहीं है। ठीक है। उसमें फिर हम क्यू स्विच हेयर ब्लीचिंग करते हैं, वो क्यू स्विच लेजर से वो बाल ब्लीच हो जाता है, जिस तरह आप सैलॉन से पॉलिशर से ब्लीच कराते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो बाल कमजोर होकर गिर जाता है। कुछ दिन नजर जरूर आता है, ठीक है, लेकिन पतले बाल पे आपने लेजर हरगिज नहीं कराना है। जिस तरह मेरे अब रेगुलर मरीजों को अंदाजा है, उनको पता है कि अगर किसी छोटी बच्ची, अब
असल में वही बात कि अब बच्चे तंग होते हैं, परेशान होते हैं। जहाँ हमने थ्रेडिंग लेट से 18 साल की उम्र में कराई थी, बिल्कुल। अपर लिप्स और आईब्राउज हमने, मुझे तो लगता है मैंने 20 साल के बाद करवाई थी, बिल्कुल। तो अब 12 साल वाली बच्चियां भी कहती नहीं हमें करा के हमें करा, बिल्कुल ऐसे अम्मियाँ ही मेरे है। पास आती हैं, हाँ। टेल देम कि नहीं, नो लेजर। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लेजर स्टार्ट करूं आफ्टर द एज ऑफ 16। आई डोंट स्टार्ट लेजर बहुत बहुत, अगर स्टार्ट जिस तरह एक दो बच्चियां आई जिनके बहुत थिक थे अंडर आर्म हेयर्स, जिनको शेविंग से वैक्सिंग से बहुत हो रहा था, देन वी स्टार्टेड डूइंग देम। लेकिन कोशिश ये होती है कि बच्ची के हार्मोन साइकिल चीज़ें स्टेबल हों, देन यू स्टार्ट ऑन लेज़र। लेज़र इज़ लाइफ चेंजिंग, बहुत, मैं तो कहूँगी कि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वही ध्यान से आपने देखना है। और लेज़र अगर आपने शुरू कराना है तो मुझे रिकमेंडेशन ये होती है सर्दियों में, ठंडे मौसम में शुरू कराएं। गर्मियों में वैसे ही आपकी स्किन रिएक्टिव हुई होती है। मैं आपसे साइड इफेक्ट भी पूछना चाह रही थी। अब लेज़र अगर आपने करवाना है तो डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन आपका डॉक्टर अच्छा होना चाहिए। ये मत कहिएगा कि डॉक्टर साहिबा ने कहा था तो अब आप जहां मर्जी ब्यूटी सैलून पे भी जाके करा लें, नहीं जी, आपका डॉक्टर अच्छा होना चाहिए। मशीन्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये डॉक्टर साहिबा ने वाज़ह तौर पर बता दिया है। किन लोगों को लेज़र बिल्कुल नहीं कराना, या किसी सिचुएशन में कोई आपके साथ ऐसी कोई बीमारी चल रही है या कोई इशू है तो आप उन मरीजों को कहती नहीं जी आपका नहीं लेज़र हो सकता? जिनको अर्टिक एरिया और धरप्पड़ बन जाते हैं, अच्छा। सबको पता है कि जिनकी स्किन स्वेल अप कर जाती है, जिनकी बहुत सेंसिटिव स्किन, अगर आप स्क्रैच भी करें तो वो हीट से बहुत स्वेल अप कर जाती है। जिन लोगों को एक्टिव ऑटो इम्यून डिजीज चल रही हो, जिस तरह SLE जिसको कहते हैं, जिन लोगों को फोटो सेंसिटिविटी हो, फोटो सेंसिटिविटी होता है जिनको सूरज से, धूप से, हीट से, बिकॉज लेजर हीट है, एम्पलीफाइड लाइट है, आपकी रोशनी है जिसको एम्पलीफाई किया हुआ है। तो जिन लोगों को धूप से एलर्जी और सेंसिटिविटी है, उनमें लेजर डैमेज करेगा, बर्न करेगा स्किन को। अगर आप रिसेंटली जैसे आप हॉलीडेज से होके आए हैं तो डी टैनिंग ट्रीटमेंट या लेजर फौरन नहीं कराना। अगर आपकी स्किन टैन हुई हुई है तो वहां पे हमेशा बर्न आएगा। लेजर का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है लेजर बर्न। लेजर बर्न आपने लेट से 12 दफा लेजर कराया तो एक आधा छोटा मोटा बर्न तो साल में आ जाना इज नॉर्मल, लेकिन पूरी स्किन बर्न हो जाना इज जो है जिनका कम्प्लेक्शन बहुत डार्क है, जिस तरह स्किन टाइप 5 जैसे होता क्या है, हम जब थ्रेडिंग करा रहे हैं ना जी, तो नीचे स्किन बहुत डार्क हो जाती है, वहाँ पे स्किन प्लग कर करके या थ्रेड कर करके स्किन बहुत डार्क हो जाती है, तो वहाँ पे स्किन बर्न होने का चांस होता है। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, पहले लाइटनिंग एजेंट देते हैं, ठीक है, क्योंकि स्किन बाल उसने रंगत पकड़नी है, उसने ब्लैक कलर पकड़ना है मशीन ने, उसने ये नहीं देखना कि ये स्किन है, ये बाल है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट को कहते हैं कि जी 15 दिन या 1 महीना आप ये दवा लगा के आएँ, थोड़ा सा स्किन का कलर लाइटर होगा तो मशीन बाल को पकड़ सकेगी। ओके। तो एक तो ये कि जहाँ बहुत डार्क कम्प्लेक्शन है, जिस तरह हमारे अंडर आर्म्स वगैरह हो गए, वहाँ पे स्वेटिंग से स्किन डार्क हुई होती है तो एनर्जी बहुत कम करनी पड़ती है, वहाँ पे फिर सेशंस बढ़ जाते हैं। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट जो है लेजर बर्न है। उसके बाद सबसे कॉमन यही है कि जी पैराडॉक्सिकल स्टिमुलेशन, जहाँ बाल नहीं था वहाँ पे बाल निकल आया, अगर आपने तब कराया जब आपका बाल बहुत पतला है। बॉडी पे लेजर बहुत अच्छा काम करता है, बॉडी पे 8 से 10 सेशन में 80 से 90% बाल चले जाते हैं, जो रह जाते हैं वो रुएं की तरह के रह जाते हैं। चेहरा बहुत ट्रिकी है, चेहरे पे बालों के लिए सेशन भी ज़्यादा कराने पड़ते हैं, और जैसे अब मैं 5 महीने में 1 दफ़ा लेजर कराती हूँ, साल में 2 दफ़ा मेंटेनेंस सेशन होते हैं। वही डिसीजन नीड टू बी मेड बाय द डॉक्टर कि आया आप कैंडिडेट हैं कि नहीं है। अगर आप अच्छे कैंडिडेट हैं तो फिर बॉडी लेजर के लिए तो इट इज़ अमेजिंग, बहुत अच्छा है, आप करवा लीजिए लेजर। लेकिन फेस नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द डॉक्टर एंड इट इज़ अ ट्रिकी चॉइस कि करना है नहीं करना है, आपने देखना है। एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो है सारा का सारा पेशेंट जो आपके पास आ रहा है वो आपकी प्रायोरिटी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एटलीस्ट मेरे एंड पे हमारी पूरी कोशिश होती है कि ऑनेस्टी टुवर्ड्स द पेशेंट, कि ऑनेस्ट एडवाइस दें, आपका मरीज आपके पास वापस आ जाएगा। दिस इज व्हाट आई टेल माय जूनियर डॉक्टर्स एज वेल। अगर आपने किसी एक को मना करके भेजा है ना कि नहीं जी आपको नहीं चाहिए, इट इज नॉट मनी गोइंग अवे, वो 2 लोग अगली दफा साथ लेके आएंगे कि मुझे मना किया था इस डॉक्टर ने। मेरे साथ तो एटलीस्ट मेरी प्रैक्टिस में हमेशा ये, अपने जूनियर डॉक्टर्स को भी मैं यही समझाती हूँ कि देखो बच्चे, जब तुम्हें लगता है ना जरूरत नहीं है, आप मना कर दें, वो हमेशा पेशेंट आपके पास वापस आता है, अपना एक रिश्तेदार या एक बहन भाई साथ लेके आएगा कि जी डॉक्टर साहब ने मुझे जरूरत नहीं थी। एवरीवेयर यू गो, बिकॉज वही हर जगह सिर्फ टेक्नीशियंस बैठे हुए हैं ना, आप जिसके पास भी जाएंगे, सैलून जाएंगे, वो कहेंगे अच्छा है शेव करके लेजर कर देते हैं। तो लेजर के बारे में भी माइंडफुल, लेजर बर्न्स बहुत सीवियर आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी प्रैक्टिस पे नहीं आते, मतलब साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, स्पेशली गर्मियों में, इसीलिए गर्मियों में हम मशीन की एनर्जी कम कर देते हैं। गर्मियों में किया हुआ लेजर चलता भी कम है, जिस तरह अगर कोई लेजर करवा के गया 1.5-2 महीने उसका टाइम गुजर जाता है, गर्मियों में उसको महीने बाद आना पड़ेगा। तो फिर हम लोगों को यही गाइड करते हैं कि जी हमने एनर्जी कम कर दी, भी आपकी स्किन हीट से ऑलरेडी इरिटेटेड है, जब उस पर आप और लेजर करेंगे, जब आप धूप में बाहर निकलेंगे बर्न्स आएंगे, इरिटेशन आएगी, कई दफ़ा एक्नी, बहुत सीवियर ब्रेकआउट्स, कुछ लोगों को बहुत सीवियर ब्रेकआउट्स हो जाते हैं विद लेजर। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है बस ध्यान से करना,
और अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करना। डॉक्टर साहबा मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। प्रेगनेंसी में लेज़र करा सकते हैं? बिल्कुल नहीं करा सकते। ठीक है, बिल्कुल नहीं कराना। वजह बताऊंगी, आप ब्रेक ले लें। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब जो लेज़र के सेशंस ले रहे हैं तो प्रेग्नेंट ख़वातीन को रिकमेंड किया जाता है? नहीं, प्रेग्नेंट ख़वातीन का हम बॉडी लेज़र तो बिल्कुल भी नहीं करते। और दूसरा फेस लेज़र के साथ भी ये है कि अगर कोई बहुत इसरार करे तो जब नॉर्मली स्कैन हो जाता है 22 वीक्स पे तो उसके बाद हम कर देते हैं। अच्छा, प्रेगनेंसी में लेज़र का फ़ायदा क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके प्रेगनेंसी में हार्मोन्स लेवल इतना हाई हुए होते हैं कि आपके बाल निकले आ रहे होते हैं। लेज़र का काम क्या है कि आपकी बाल की जड़ को जलाना और बाल को पतला करते जाना, इवेंचुअली कि 70 से 80% तक जड़ें मुकम्मल जल जाए और फिर वो बाल ना आए। जिस तरह जब भी हम लेज़र शुरू करते हैं तो जब आपने लेज़र से शुरू किया तो उस वक्त बाल मोटा भी होता है, बाल ज़्यादा भी होता है, और 8 से 10 सेशन में उनमें से 80% चला जाता है। जो 20% रहता है वो बहुत पतला और रुए की तरह का रह जाता है। प्रेगनेंसी में आपके हार्मोन्स ऊपर हुए होते हैं। प्रेगनेंसी में सिर्फ होगा ये कि वो बाल की ग्रोथ स्लो हो जाएगी, बाल आते रहेंगे, बाल आपके जाएंगे नहीं, ख़त्म नहीं होंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग प्रेगनेंसी में होनी चाहिए। वैसे तो एज अ पॉलिसी मेरे क्लिनिक पे नहीं होता लेज़र। प्रेगनेंसी में हम कोई फेशियल भी नहीं करके देते। सही। क्यों? क्योंकि देखें, किसी किस्म का किसी को मसला, परेशानी, कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो ना वो अपने आप को ब्लेम करे ना आपको ब्लेम करे। तो हमेशा ये है कि हर किस्म के फेशियल्स, लेज़र्स जो हैं, एटलीस्ट मैं तो मना कर देती हूँ। प्रेगनेंसी में यूजुअली प्रेगनेंसी में भी और ब्रेस्ट फीडिंग में रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में प्रोलैक्टिन आपका हार्मोन बहुत ज़्यादा हाई हुआ होता है, उससे बाल और निकल रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपको फिर अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि बाल मेरा थोड़ा बस पतला हो जाएगा, ग्रोथ स्लो हो जाएगी, बाल जाएगा नहीं। डॉक्टर साहब एक बहुत डिप्रेशन वाले फेज़ में चले जाते हैं आफ्टर डिलीवरी भी। जब आप अपने आप को देख रहे होते हैं ना, नेक ब्लैक हो गई, आपका रंगत अच्छी खासी ख़राब हो गई, ऑब्वियसली आपका वेट यहाँ पर होता है, आप जब दोबारा वापस आते हैं तो आपके फेस पे भी लाइंस आना शुरू हो जाती हैं। तो लोग कहते हैं जल्दी जल्दी से अब मैं क्या हो गया, मैं जल्दी से डॉक्टर के पास भागूं। तो आप वो बाद वाले टाइम में भी ये रिकमेंड करती हैं कि देखिए, यूजुअली 2-3 महीने के बाद आए स्टार्ट। ठीक है, यूजुअली 2-3 महीने के बाद आए स्टार्ट। और ये है कि चेहरे वाले लेज़र के साथ तो कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन फिर भी कोशिश मेरी ये होती है कि लोगों को मैं गाइड करूँ। जब आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं ना, आपकी स्किन सेंसिटिव भी ज़्यादा हुई होती है, चांसेस ऑफ बर्न्स भी ज़्यादा होते हैं। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जिस तरह अगर आपने लेज़र स्टार्ट कराना है, इफ यू वांट टू स्टार्ट लेज़र, बॉडी लेज़र कोई करवा रहा है तो गेट इट डन 6 to 10 months बिफोर द वेडिंग, शादी से कराएं, ताकि आपका मोर और लेस बाल खत्म हो गया हो। मेंटेन सेशन फिर भी चल जाता है। अगर आपका ये है ना कि बाल पतला और कम हो गया है, आपका गुजारा चल जाता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी। हाँ, जिनको PCOS है, जिनके बाल बहुत मोटे हैं, उनका नहीं चल रहा होता गुजारा, गायनेकोलॉजिस्ट यूजुअली कहते हैं कि आप 6-7 महीने के बाद करवा लें। लेकिन फॉर द फर्स्ट 6-7 months आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज। इनिशियली फॉर द फर्स्ट 3-4 months व्हाइल द मदर इज ब्रेस्ट फीडिंग, आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज। ज़्यादातर लेजर्स में मना कर देती हूँ। एक IPL होता है जो इंटेंस पल्स लाइट होता है, वो हम फिर भी थोड़ा बहुत कर देते हैं, मे बी इन ब्रेस्ट फीडिंग। लेकिन कोशिश मेरी होती है कि जो लेजर्स आपको खुदा न खास्ता किसी की स्किन इरिटेट हो जाए, कोई प्रॉब्लम, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, तो बेहतर है कि आप मना कर दें, आप ना करें, बजाय कि यू लैंड इन अ कॉम्प्लिकेशन। तो इसलिए आई स्ट्रांगली डिस्करेज, मतलब मेरी प्रैक्टिस में तो इट इज़ स्ट्रांगली डिस्करेज कि आप उस दौरान ना कराएं। मेरे जो रेगुलर पेशेंट्स है, दे नो कि अब 9-10 महीने बाद ही मुलाकात होनी है, दे नॉट गोइंग टू कम, दे नॉट गोइंग टू गेट एनी ट्रीटमेंट। चलें जी, आपका अगर डॉक्टर अच्छा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। प्लीज़ इस तरह के रिस्क बिल्कुल मत लें कि आपको बाद में प्रॉब्लम। हम स्किन केयर दे के भेजते हैं हमको, जो आप कहते हैं ना प्रेगनेंसी स्किन केयर, ताकि पिगमेंटेशन हो। विटामिन आप बता दें वो ठीक हो गया। विटामिन C, नायासिनामाइड, 100% प्रेगनेंसी सेफ। ये आपके चेहरे पे भी लग सकते हैं, गर्दन पे भी लग सकते हैं। और जो आप कह रहे हैं ना गर्दन डार्क हो जाती है, फोल्ड्स डार्क हो जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द वेट गेन एंड द इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो 3-4 महीने में चली जाएगी। आफ्टर डिलीवरी वो बेहतर हो जाते हैं। ठीक है। तो हम विटामिन C 100% प्रेगनेंसी सेफ, नायासिनामाइड 100% प्रेगनेंसी सेफ, दोनों एंटी पिगमेंटरी है। एंड देन एजेलिक एसिड भी 100% प्रेगनेंसी सेफ, जो प्रेगनेंसी वाली छाइयाँ हैं उससे आपको आने से रोक के रखेगा। अगर आपका हीमोग्लोबिन पूरा है तो बहुत हद तक कंप्लेक्शन भी ठीक रखेगा। प्रेगनेंसी में आपने जो छाइयों को रोकने के लिए जो चीज़ें करनी होती हैं वो ये है कि आपका आयरन लेवल पूरा रहे। प्रेगनेंसी में एक तो हार्मोन्स की वजह से पिगमेंटेशन आती है, दूसरा अगर आपका आयरन लेवल लो हो रहा है तो आपकी छाइयाँ आएंगी ही आएंगी। तो इसलिए ये चीज़, और सनब्लॉक का ख्याल, प्रेगनेंसी में आप फिजिकल सनब्लॉक जिसमें जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड या फिजिकल सनब्लॉक लगा सकते हैं। केमिकल सनब्लॉक्स ना लगाएं, लेकिन फिजिकल सनब्लॉक आप जरूर लगा सकते हैं। ठीक हो गया। चलें जी, ये आप प्रेगनेंसी में स्किन केयर ये कर लेंगे तो वो जो इश्यूज फेस करने पड़ते हैं वो नहीं रहेंगे जी, स्किन आपकी अच्छी रहेगी। और डॉक्टर साहिबा दावे से कह रही हैं कि 100% सेफ़ ये तमाम चीज़ें हैं, आप लगा सकते हैं। डॉक्टर साहिबा अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम नॉर्दर्न एरिया में गए, हम यहाँ गए वहाँ गए, जब वापस आते हैं तो
तो अच्छा खासा जिनका गोरा रंग भी होता है ना, एक काली सी छाई पूरी मुंह पे आ जाती है, तो लोग आते ही परेशान हो जाते हैं, हर कोई कह रहा होता है तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया। तो आप सन ब्लॉक लगा भी रहे हो तो ये स्किन के साथ होता है। इवन अभी पिछले दिनों हज करके आई मेरी एक जानने वाली, उनके साथ ही हुआ, वो कहती मैं सन ब्लॉक लगाती भी रही हूँ, पता नहीं आपको पता है वहाँ पे किस तरह। देखिए सन ब्लॉक जो है ना, सन ब्लॉक लगाने से 100% प्रोटेक्शन फिर भी नहीं होती है। आप फिजिकल कवर भी अगर देते ना, अगर आपने सन ब्लॉक लगाया, उसके ऊपर से आपने पूरे बाजुओं वाली आस्तीनों वाले कपड़े भी पहने, उसके बावजूद आपको टैनिंग होती है, तो ऐसे ही है कि अगर आप सनब्लॉक ना लगाएंगे तो अब आपकी स्किन जल जाएगी, लेकिन ये जो टैन होता है ये बेहतर, ये रिमूव हो जाता है। इसमें आप वही, आप अगर जा रहे हैं तो रास्ते में आप साथ अपना हाई डोज विटामिन सी लेके जाएं, 500 मिलीग्राम या 1000 मिलीग्राम विटामिन सी खाएं, एक्ट्स एज एन ओरल एंटीऑक्सीडेंट, इतनी ज़्यादा टैनिंग नहीं होती, एज अ केमिकल सनब्लॉक के तौर पर भी एक्ट करता है वो। उसके अलावा आपने बॉडी मिल्क जिसमें अल्फा ब्यूटिन, विटामिन सी, ग्लूटाथायोन है, अगर आप वो वापस आके वो लगा रहे हैं तो ये टैन महीने में उतर जाता है। ये महीने में, बिकॉज ये इमीडिएट टैन है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है, तो इसमें अगर आप स्किन केयर करेंगे, बॉडी लोशंस या बॉडी मिल्क जिनके अंदर ये सारी एंटीकोजिक एसिड, अल्फा ब्यूटिन, विटामिन सी, ग्लूटाथायोन, ये अब हर ब्रांड ने इसके बॉडी मिल्क्स निकाल दिए। ठीक है। तो आप इट्स बॉडी लोशन लाइक अ मॉइस्चराइजर, आप नहाने के बाद रोजाना बॉडी पे लगाना शुरू करें, दिन में 2 दफा 1 दफा रात सोते हुए लगाएं, आप देखें में महीने में वो उतर जाता है। आपको प्रिवेंट इसको ऐसे ही करना है कि एक तो सन ब्लॉक, फिर पूरी आस्तीन वाले कपड़े, बिकॉज जब हम हॉलीडेज पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, फिर हम बाजू भी छोटे हो जाते हैं हमारे, तो आपने एक तो फिजिकल प्रोटेक्शन, और दूसरा मैं हर एक को हमेशा कहती हूँ कि चेहरे के लिए भी ना हैट पहने, जिस तरह आप हज के लिए आप जाते हैं तो वो सन वाइजर, आप देखें सबने छतरियाँ पकड़ी हुई थी, सबके पास सन वाइजर भी थे, लेकिन हमें आदत नहीं है, जिस तरह मैं और आप सारा दिन अंदर बैठे हैं, आप ऑफिस के अंदर हैं, मैं अपने क्लिनिक के अंदर हूँ, तो हमारी स्किन को आदत ही नहीं है इतनी देर सन एक्सपोजर की। 6 से 8 घंटे जब आप बाहर रहते हैं तो डेफिनेटली कंप्लेक्शन आपका जो है वो 1 से 2 टोन्स डार्कर हो जाता है, बट वो रिवर्सिबल, बिल्कुल ऐसे वो रिवर्सिबल है। अच्छा, आजकल ना टिकटॉक देखें, आप इंस्टाग्राम देख लें, ये कोलाजन पाउडर बहुत आए हुए हैं, क्या करते हैं ये? अच्छा, 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं जो बिल्कुल काम नहीं करते जी, कोलेजन आपकी एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकती, आपकी स्किन में जा नहीं सकती। ये कोलेजन पाउडर्स आपकी स्किन के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए, आपके बालों के लिए, मुझे तो ये भी बताया जाता है कि ये आपके एजिंग इफेक्ट को भी कम कर देते हैं। सो अच्छा, मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से हूँ कि मैं तो कोलेजन लेती भी हूँ और मैं रेकमेंड भी करती हूँ। अच्छा। और अब आप जब लेना शुरू करें तो 2-3 महीने जब आप इसको लेंगे रेगुलरली तो आपको फ़र्क लगता है, आपको अपने जॉइंट्स में भी फ़र्क लगता है, आपको अपनी स्किन में भी फ़र्क लगता है, आपको अपनी बालों में भी फ़र्क लगता है। जब तक आप कंसिस्टेंसी से ले रहे हैं, डेफिनेटली मैं हमेशा कहती हूँ कि आप 3 महीने लें, 2 महीने का गैप दें। ठीक है। कोई भी मल्टीविटामिन ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, 3 मंथ्स ऑन 2 मंथ्स ऑफ, 3 मंथ्स ऑन 2 मंथ्स ऑफ, ताकि आपको लॉन्ग टर्म उसके साइड इफेक्ट्स भी ना आए, आपकी बॉडी में बिल्डअप भी ना हो। अच्छा, जो सबसे आसान है ना, जो कोलेजन का नेचुरल सोर्स है वो बोन ब्रॉथ है, जो हम जिस तरह कीटो डाइट करते हैं तो उसमें हम बोन ब्रॉथ लेते हैं जी। ठीक है जी। तो जो बोन ब्रॉथ होती है ना, बीफ वाली हड्डी की बनी हुई बोन ब्रॉथ जो होती है, सबसे ज़्यादा उसके अंदर है। जबरदस्त। तो इसलिए अगर आपने नेचुरल सोर्स से लेनी है तो आप वहाँ से लें। आप ले रहे हैं तो सब हलाल हराम का होता है कि जी बोवाइन सोर्स से आ रही है, कहाँ से आ रही है, तो मरीन कोलेजन। ओके। आपने देखना है मरीन फिश से सोर्स की हुई लाइसोफिलाइज्ड मरीन कोलेजन होती है, उसमें साथ उन्होंने जिंक भी डाला हुआ है, बायोटिन भी, मल्टीपल चीज़ें डाली हुई है। इट इज़ गुड फॉर हेयर, नेल्स एंड स्किन। तो मैं तो खुद भी लेती हूँ, रिकमेंड भी करती हूँ। आजकल वही जो अगर दोबारा से हम आए थे, आजकल मार्केट में ग्लूटाथायोन के साथ भी आ गई है। अच्छा। यानी कि आप उसके अंदर लिक्विड शॉट है, पीने के लिए है, उसके अंदर कोलेजन भी है, उसके अंदर ग्लूटाथायोन भी है, उसके अंदर विटामिन सी भी है, और अगर आपने बालों के लिए लेनी है तो थोड़ी बहुत बायोटिन भी है, स्किन के लिए लेनी है तो उन्होंने साथ जिंक डाल दी है। ठीक। डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट शॉट्स आ गए हुए हैं। आपने दिन में वो एक खाने के 2 घंटे बाद पीना है। ठीक है। तो वो अच्छा है। पाउडर्स भी हैं, आपने बस यही देखना है, अच्छे ब्रांड का 6-7,000 से स्टार्ट होता है। तो आप लें, आप एक स्कूप में अपनी चाय में, कॉफ़ी में, पानी में, जूस में डाल के पीना शुरू करें। अगर आपने खाने के बाद आपने पाउडर में लेना है, उस पर इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। जो शॉर्ट्स हैं यूजुअली इट्स आफ्टर मील, तो आपके डब्बे के ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि आपने कैसे लेना है उसको, तो वो आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वही 30s पे स्टार्ट करें, नो नीड टू स्टार्ट इन योर 20s। जो बच्चियों को आजकल क्रेज हुआ है ना, ये कि ये हो गया है, यू आर नॉट ओल्ड, एंजॉय योर 20s, डू नॉट वरी, मतलब जो है ना, लाइन्स विल कम इन योर 30s एंड योर 40s। तो
आपने 20s में नहीं स्टार्ट करनी. No retinols need to be started in their 20s. 29 and 39 is a big number in my practice. कि जब आप एक वो 30 के डेकेड को स्टार्ट करने लगते हैं, हर कोई परेशान होकर आता है. जब आप 40 वाला डेकेड स्टार्ट करने लगते हैं ना, बहुत लोग परेशान होकर आते हैं, क्योंकि एक हमें साइकोलॉजिकली औरतों को बता दिया गया है कि बस अब आप बूढ़े हो रहे हैं, बस आपकी अब वारंटी खत्म होने को है और बस आप अल्लाह अल्लाह करें बैठ के. बिल्कुल ऐसे ही है. तो वही, बट द ओल्डर वुमेन एज वी सी कि अब तो एज हैज जस्ट बिकम अ नंबर. द ओल्डर यू आर, आई थिंक आई एम लुकिंग बेटर देन व्हेन आई यूज्ड टू लुक इन माय 20s. एग्जैक्टली, आप सही कह रही हैं. बिल्कुल ऐसे. वी आर बेटर ग्रूम्ड, वी नो हाउ टू ड्रेस बेटर, वी नो हाउ टू डू बेटर मेकअप. आप पुरानी पिक्चर्स देखें तो आपको लगता है कि अब आप बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं. तो आई थिंक कि एज वी ग्रोन ओल्डर वी हैव गॉटन बेटर विद एज. जो पुराने वाले टाइम की ड्रेसिंग, कपड़े, मेकअप चीजें बदल गई हैं. तो इसलिए आप अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, आपकी अपनी स्किन में कितनी शाइन और ग्लो है. चाहे आपका कंप्लेक्शन गंदमी है, चाहे आपका कंप्लेक्शन डार्कर है, अगर आपकी स्किन शाइनी और ग्लोई है ना, वो दूर से नजर आएगी. बिल्कुल ऐसे. और हर कोई आपको उस पर आके कॉम्प्लीमेंट करेगा. तो बी प्राउड ऑफ योर स्किन, ऑफ योर कंप्लेक्शन, एंड यू शुड जो है ना लर्न. मुश्किल है, इट्स नॉट इजी. पाकिस्तान में ना बाहर आप जाएंगे तो आपका यही ब्राउन कंप्लेक्शन, दुनिया पागल हो जाती है. बिल्कुल ऐसे ही है. गोरा होता है, गोरा टैन होना चाहता है. आप देखिए वो सारा दिन टैनिंग लोशन लगा के धूपों में पड़े रहते हैं. हम गोरे होना चाहते हैं. मतलब इंसान है ना किसी हाल में खुश नहीं वाला हाल, कि दुनिया टैन होने चाहती है और हमारा कंप्लेक्शन देखिए दुनिया पागल होती है. बाहर आप जब जाए तो वो आपके कंप्लेक्शन से अट्रैक्ट होते हैं कि क्या खूबसूरत रंग है और क्या रंगत है, एंड दे वांट टू बी लाइक यू. बिल्कुल ऐसे ही है जी. ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं. तो जो लोग एक्नी से परेशान हैं उनको क्या करना है, ब्रेक के बाद बात करेंगे. स्टे विद अस. वेलकम बैक वंस अगेन. डॉक्टर मोमिना हमारे साथ मौजूद हैं. और प्लीज़ ये मशवरे आपको पैसों से मिलते हैं जो डॉक्टर साहिबा यहाँ पे बैठ के दे रही हैं. तो ज़रूर आप स्किन के हवाले से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं. रहना भी चाहिए, आपको अपनी केयर करनी चाहिए. मतलब हर बंदा करता है तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर का इंतखाब आपका अच्छा नहीं होगा. आपकी स्किन जल जाएगी. जो लोग आपको कुछ ही दिनों में रंग गोरा करने का दावा करके ड्रिप्स लगा देते हैं, इंजेक्शंस लगा देते हैं, वो बाद में बुरे रिजल्ट लेके आते हैं. वाज़ेह तौर पर डॉक्टर साहिबा ने कह दिया. डॉक्टर साहिबा, एक्नी कुछ लोगों की, वो मेरी बहन का बेटा है, आई थिंक 17 ईयर्स का है. आजकल वो इतना परेशान है, यहाँ पे दाने आ गए हैं, फोरहेड पे दाने आ गए, मैं क्या करूँ. मुझे हर रोज़ अपनी पिक्चर भेज रहा होता है. क्या करना चाहिए इस एज में? अच्छा जी, एक्नी देखिए मल्टीपल, अब तो ना हमारे डाइट लाइफस्टाइल की वजह से अक्रॉस द बोर्ड हर एज में आती है. तो टीनेजर एक्नी जो आप कह रहे हैं, तो ये 10 से 11 साल की एज से शुरू होती है. छोटे छोटे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स से शुरू होती है, माथे पे, चीक्स पे, नोज़ पे आती है. तो बच्चों को एक अच्छा एक्नी वाला फेस वॉश, एक सनब्लॉक को लगाएं और एक कोई एक्नी सीरम या एक्नी क्रीम, वही आप जब एक दफ़ा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आएंगे तो आपको रेकमेंड कर देगा. अगर आप दानों को छीलते नहीं हैं, उनको पॉप नहीं करते, तो साल 2 साल में ये फेज आएगा, ये गुजर जाएगा. जिस तरह मेरा अपना बेटा 15 साल का है, एक एक्नी वाला सीरम वो लगाता है हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, एक सनब्लॉक है और एक उसके पास अच्छा फेस वॉश है. दैट्स इट. टीनेजर्स को इससे ऊपर नहीं चाहिए है. एक एक्नी वाला फेस वॉश, एक सनब्लॉक और एक एक्नी सीरम या एक्नी क्रीम, जो आपका डॉक्टर आपको बताएगा. हफ्ते में 2 दफ़ा, हफ्ते में 3 दफ़ा लगाएंगे. मीठा बहुत, जैसे हमारे बच्चे बहुत, आजकल कॉफ़ी का ट्रेंड हुआ है. इतनी ज़्यादा लाहौर में कॉफ़ी शॉप्स खुल गई हैं, उसमें इतना शुगर सिरप है. आप जब मीठा पियेंगे, कैफीन आपकी स्किन को ख़राब करती है. जैसे अब मैंगोज आए हैं ना, हम मिल्क शेक्स पियेंगे तो आपको सर तक में दाने निकल आते हैं विद मिल्क शेक्स, राइट. तो मीठा इज़ अ बिग ट्रिगर, प्रो इन्फ्लेमेटरी है. तो यंग बच्चों में प्रोसेस फूड, पैकेट्स, जंक फूड, ये ज़्यादा एक्नी करता है. तो थोड़ा सा कट डाउन. जिस तरह मैं बच्चों को कहती हूँ कि ठीक है योर किड्स, आई कांट स्टॉप यू, लेकिन आप हफ्ते में 1 दफ़ा पे खाएं. जिस तरह एवरी सैटरडे कर लें, एवरी संडे कर लें अपना जंक डे, और बाकी दिनों में आप यू ईट घर का खाना. मुश्किल सवाल, लेकिन घर का खाना खाएं. उसके बाद जो लड़कियों में एक्नी आ रही है वो बहुत कॉमन, जैसे स्कूल कॉलेज को एक बच्चों ने भी ना मेकअप करना शुरू कर दिया है. Exactly. तो वो आपकी कॉस्मेटिक इंड्यूस्ड एक्नी आ रही है. जब आपका सारा दिन मेकअप, जैसे अब आप अगर घर जाएंगी, अगर आप इस मेकअप के साथ सो जाएंगी, तो आपको पता है अगले दिन मुंह पे दाने निकल आएंगे. आपने हर हाल में मेकअप रिमूव करना है. अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो आपने डबल क्लेंजिंग करके, मेकअप रिमूविंग बाम से या माइसेलर वाटर से क्लीन करके फिर फेस वॉश करना है. एनीवन हुज डन मेकअप नोज इट कि अगर आपने क्लेंजिंग नहीं की, अपनी स्किन अच्छी तरह क्लीन नहीं की आफ्टर रिमूविंग मेकअप, तो वो खराब हो जाए. तो बच्चियों में तो मैं देख रही हूँ कि कॉस्मेटिक इंड्यूस्ड आ रहा है. फिर वही जो हम पीसीओएस की बात कर रहे थे कि हार्मोनल इंबैलेंस के साथ बहुत मोटी, बहुत सिस्टिक एक्नी आ रही है. अगर आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, जिस तरह मुझे बहुत एक्नी थी ग्रोइंग अप, तो अब मेरे बच्चों में भी आ रही है. अगर आपके पेरेंट्स में से 1 या 2 को एक्नी थी ग्रोइंग अप, या आपके सिबलिंग्स में से किसी को थी, तो मोर और लेस आपको एक्नी होगी. अब वो कितनी होनी है ये डिपेंड करता है आपके खाने पीने पे, आपके हार्मोन्स के ऊपर, आपके स्लीप के ऊपर. आजकल जो हम सही सो नहीं रहे, डार्क सर्कल्स, आपके बाल गिरने, आपके चेहरे पे एक्नी आनी, स्लीप साइकिल, रात
रात अल्लाह ने सोने के लिए ही बनाई है। नींद अगर आप रात 10 से 11 बजे सो जाएंगे तो ही वो नींद है। अगर आप रात को 2 बजे या 3 बजे सो रहे हैं और सारा वक्त ब्लू लाइट स्टिमुलेट कर रही है ना, हमारा फ़ोन इज़ जस्ट ब्लू लाइट, तो ये आपकी बॉडी का सर्केडियन रिदम खराब करता है, आपके बॉडी के हार्मोन्स खराब करता है। मोबाइल फ़ोन, तो हम मोबाइल फ़ोन तो ब्लू लाइट। आज चैट जीपीटी हमारा आजकल बेस्ट फ्रेंड है। इफ़ यू आस्क चैट जीपीटी कि जी ब्लू लाइट क्या क्या कुछ करती है, आपके हार्मोन ख़राब करती है, आपके डार्क सर्कल्स करती है, आपके बाल गिराती है, आपकी एक्नी करती है, इट इज़ एजिंग यू अर्लियर। तो जो हम रात को घर कमरे में बत्ती बंद करके और सारा वक्त अपने फ़ोन पे स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, दिस इज़ एजिंग यू, दिस इज़ मेसिंग अप योर हार्मोन्स। तो इसलिए मैं बच्चों को कहती हूँ कि स्लीप 6 घंटे की नींद, लेकिन टाइम पे रात के वक्त। अगर आप रात को 2 बजे या 3 बजे सोएंगे और 12 बजे तक सोएंगे, वो उस नींद का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके अलावा ख़वातीन में तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस के साथ एक्नी आती है। फिर अब ज़्यादा जो आ रही है पेरीमेनोपॉजल एक्नी, लाइक जो ख़वातीन अपने 40s में हैं, अगर उनको सारी ज़िंदगी एक्नी नहीं हुई, 40 साल की उम्र में एक्नी निकली, वो कहेंगी जी मुझे कभी एक्नी नहीं निकली, वही हार्मोनल चेंजेस के साथ आती है। तो इस पे हमारे पास अच्छा सबसे अच्छी चीज़ जो 1-2 सप्लीमेंट्स हैं जो कोई भी ले सकता है, इनोसिटॉल, ये पीसीओ साशे के नाम से मिल जाता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पीसीओस वाले ले। हार्मोन स्टेबलाइजर है, एक स्पीयरमिंट टी, ये चीज़ें हैं जो आपको ओवर द काउंटर मिल जाएंगी, जो अपने हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए आप ले सकते हैं। कड़वी होती है लेकिन पी जाती है, दिन में एक दफ़ा स्पीयरमिंट टी लें। सीड साइकिलिंग इज ऑल्सो, जिस तरह पहले क्या हुआ करता था, यही चीज़ें हम पंजीरियों में खाते थे, यही चीज़ें हम वो अम्मियाँ पिन्नियाँ बनाती थी, पंजीरियाँ बनाती थी और वो सब कुछ होता था, उसमें खाया करते थे। वो अब बंद हो गया। तो हमारे पेरेंट्स ने बेहतर खुराकें ली हुई, हमसे खालिश चीज़ें खाई हुई हैं। तो ये जो नट्स हैं, सीड्स हैं, ये आपके हार्मोन्स को भी बेहतर रखते हैं। दे आर वेरी गुड। जो नट्स हैं, पम्पकिन सीड्स वगैरह, इनके अंदर जिंक होता है, आपके बालों के लिए अच्छा, आपकी स्किन के लिए अच्छा है। तो एक्नी, और जो आप जो खा रहे हैं बायोटिन, जिस तरह हमने कोलेजन की बात की थी, कोलेजन पाउडर के अंदर बहुत ज़्यादा बायोटिन है। बायोटिन आपने देखी है कि अगर आप बालों के लिए ले रहे हैं, अव्वल तो बायोटिन की जिसको डेफिशिएंसी होगी उसके बाल बायोटिन डेफिशिएंसी से गिरेंगे। हर इंसान को जिसके बाल गिरे बायोटिन खाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, 2500 माइक्रोग्राम उस पर लिखा होता है। 2500 माइक्रोग्राम से ऊपर जो भी बायोटिन खाएगा, ज़्यादातर लोगों को एक्नी निकल आती है। जिसको कभी ज़िंदगी में एक्नी नहीं निकली, बाल गिरे थे, उन्होंने मल्टीविटामिन खाने शुरू किए, ये इंस्टाग्राम देख के जी बायोटिन खा लें, बायोटिन खाई एक्नी निकलनी शुरू होगी। सो मेडिसिन इंड्यूस्ड एक्नी भी होती है कि आप लोग बहुत दवाई खा रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा जो उसको अब एक दफ़ा एक्नी शुरू हो गई, उसको ख़राब करेंगी शुगर, उसको ख़राब करेगा फैटी फूड, प्रोसेस्ड फूड। तो इसलिए अगर आप बहुत मीठा खा रहे हैं, बहुत जंक खा रहे हैं, उसको जैसे ही आप कट डाउन करते हैं तो आप देखेंगे आपकी स्किन क्लियर होनी होती है। पानी ज़्यादा पिएं, ठीक है। और आजकल गर्मियां हैं तो इलेक्ट्रोलाइट वाटर पिएं, वो बहुत बेहतर रहता है, आपको हाइड्रेट सही तरह करता है। डॉक्टर साहब कहते हैं मैदे की खराबी से होता है, आपका मैदा खराब है तो ये मुरगन ग़िज़ाएं ना खाएं, और ये सब चीज़ें एक्नी भी। एक ग्रुप ऑफ पीपल, जिस तरह लेट्स से 20% ऑफ पीपल जिनको मैदे का मसला चल रहा होगा, एच पायलोरी इन्फेक्शन चल रहा होगा, बिल्कुल उनकी एक्नी खराब होती है। तो वो हमने जब डायग्नोज ये करना है, आपने कॉज फिगर आउट करनी है। जिस तरह लेट्स से आप अब जिस तरह आप अपने नेफ्यू को लेके आते हैं, तो उसकी तो एज है, हार्मोनल एक्नी है, मगर अगर मेरे पास कोई लेट्स से 25-30 साल की खातून आती हैं, तो मैं उनका क्या करूँगी, मैं उनके हार्मोन्स करवाऊंगी, फिर उनका मैं स्टमक के भी टेस्ट करवाऊंगी। तो वो आपने कॉज फिगर आउट करनी होती है, नहीं तो आपको साल फिर एक्नी निकलती रहती है। आपने वजह फिगर आउट करनी है एक्नी की। जब तक आपको कॉज नहीं पता होगी, आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते। ऊपर से दवाइयाँ लगाने से या क्रीम्स लगाने से या गोली खा लेने से एक्नी थोड़ी देर तो कम हो जाती है। जिस तरह पेशेंट के पास आते हैं कि जी जब मैं गोली छोड़ता हूँ फिर मुझे एक्नी शुरू हो जाती है। तो जब तक आपको कॉज नहीं फिगर आउट करे, आप लॉन्ग टर्म एक्नी का सोल्यूशन नहीं दे सकते। लेजर भी है कोई बहुत इफेक्टिव एक्नी के लिए? लेजर हैं एक्नी के लिए, इफेक्टिव लेजर्स हैं, एक्सपेंसिव हैं, लेकिन एक्नी के लिए लेजर्स भी हैं। डिपेंड करता है आपकी एक्नी कैसी है। ठीक है, ठीक है। बहुत कम लोगों के पास है, लाहौर में 1 या 2 लोगों के पास है, इवन मेरे पास भी नहीं है। तो इसीलिए आई टेल पीपल कि हर कोई अगर आपको कहेगा ना कि ये ऐसे ऐसे, 1 या 2 लोगों के पास अवेलेबल है, बहुत कम लोगों के पास अवेलेबल है जो एक्चुअल एक्नी के ट्रीटमेंट वाला लेजर। ठीक है, मैसेज देखने वालों के लिए क्या होगा डॉक्टर साहब? अच्छा, हर इश्तिहार पे बिलीव ना करें, हर रंग गोरा करने वाली क्रीम पे, हर एक पे। आपके पास जिस तरह आप हमारे पास जो पेशेंट आता है वो चैट जीपीटी से पूछ के, गूगल जेमिनी से पूछ के आता है। आप अपनी ड्यू डिलिजेंस और रिसर्च पूरी करें, क्विक फिक्सेस पे ना जाएं। जो आपको क्विक फिक्स दे रहा है ना कि जी 10 दिन में 15 दिन में जाएगा, जो भी आप ओवर द काउंटर भी चीज़ लेंगे, अगर आप इट इज़ योर फेस, इट इज़ योर बॉडी, ये आप अपने अंदर जो डाल रहे हैं और अपने चेहरे पे जो लगा रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस पर पूरी रिसर्च करें कि आप क्या लगा रहे हैं। और आपने इस बात पे पूरी रिसर्च करनी है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं। घर का खाना खाएं, ईट क्लीन, बाज़ार का खाना, हर चीज़ की मुझे ऐसे लगता है कि मैं पहली चीज़ जो कह रही होती हूँ बच्चों को भी कि पैकेज प्रोसेस्ड बाज़ार का खाना अवॉइड करें और गर्मियों में अपने आप को हाइड्रेट करें।
हमेशा हाइड्रेशन हाइड्रेशन हाइड्रेशन। आप जितने डिहाइड्रेट होंगे पानी पिएं, इलेक्ट्रोलाइट्स पिएं, 10 से 12 ग्लास पानी पिएं जिसमें से 2 ग्लास इलेक्ट्रोलाइट वाले होने चाहिए। प्लस हर दफ़ा समर्स में सनब्लॉक 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 आपको 10 चीज़ों से बचाएगा सन। और बहुत ध्यान से जब भी करें, हम बहुत टेम्प्ट होते हैं फैंसी चीज़ों की तरफ, फैंसी ट्रीटमेंट्स की तरफ, बट नॉट एवरी ट्रीटमेंट इज़ फॉर एवरीवन। बिल्कुल, आपकी फ्रेंड ने कराया, फलां ने कराया, किसी सेलिब्रिटी ने करा लिया तो आप भी जाके वो कराएंगे? नहीं जी, आपकी डॉक्टर ये डिसाइड करेगी कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है। और अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी है तो प्लीज़ उसको मत छेड़ें, उसकी केयर कीजिए। बिल्कुल ना छेड़ें, जिन लोगों की स्किन अच्छी है Blessed है अल्लाह वो। का शुक्र अदा करें और बिल्कुल नहीं छेड़ने, नो टच। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके Thank you टाइम for के लिए। having me. थैंक यू। Thank you हमें so इजाज़त much. दीजिए, अल्लाह हाफिज़।